तो देखें सम नंबर 9 में क्या मिसिंग है। पारिक who runs departmental store, 3 departments are there और उसका लास्ट बैलेंस शीट जनवरी 1 2002 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्रेडिटर्स, कैपिटल, कैश इन एंड कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक एंड प्लान। और नीचे बोला है from the following information and instruction make out trading, profit and loss account and estimated net profit of T department। ये नहीं बोला बैलेंस शीट, इसका मतलब हमको बनाना सिर्फ ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर ए इंटरिम पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडिंग 30 जून। हम लोगों को 6 महीने का बनाना है। एंड आल्सो बैलेंस शीट, वो बात लिख दिया, बैलेंस शीट भी based on estimated net profit, stock reserve of 10% on estimated value of stock on 30 June is to be made before arriving at the estimated net profit। ये स्टॉक रिजर्व क्या होता है तो बता सकता है स्टॉक रिजर्व का मतलब क्या है? बोलिए। स्टॉक रिजर्व जानते हो? बोलो। और कोई नहीं, किसी को कुछ नहीं मालूम। आप लोग ने ये वर्ड कहीं सुना था पहले? सुना था? कहां पर? अकाउंट्स में। कब? 12 में। ये वर्ड तो ध्यान नहीं आता कि 12 में आप लोग सुने होंगे। आप लोग ने कंसाइनमेंट पढ़ा? लोड निकालते हो? लोड को ही हम लोग बोलते हैं स्टॉक। लोड किस पे निकालते थे वहां पर? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट जो आता था उसका लोड निकालते थे। तो जो स्टॉक का लोड निकालते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक रिजर्व मीन्स लोड ऑन स्टॉक, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक पर जो लोड होगा उसको बोलेंगे स्टॉक। और लोड क्या होता है? तो स्टॉक रिजर्व का मतलब होता है लोड ऑन स्टॉक, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। और यहां पर बता दिया गया है कि जो भी आपके पास स्टॉक है उस पर कितना % हमको रिजर्व रखना है? 10%। वो भी कौन से स्टॉक पर? 30 जून। दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक पर 10% स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। तो फिर ये स्टॉक रिजर्व का प्रेजेंटेशन या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? तो हम लोग इसको बोलते हैं पीएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम लोग स्टॉक रिजर्व दिखाएंगे। कितना दिखाएंगे? 10%। किसका? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया? और इसका डुअल इफेक्ट है, मतलब इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कहां पर दिखाते हैं? ट्रेडिंग एंड एसेट्स में दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में उसी स्टॉक से ये 10% स्टॉक रिजर्व को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर 10% मेरा अननेसेसरी प्रॉफिट इंक्लूड है, वो हम कम कर देंगे। तो आपको डुअल इफेक्ट क्या करना है? फर्स्ट पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे स्टॉक रिजर्व 10% ऑन क्लोजिंग स्टॉक, और उसका दूसरा इफेक्ट है बैलेंस शीट में
क्लोजिंग स्टॉक से इसको कम करना। तो जब कभी भी कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में स्टॉक रिजर्व का बात आएगा तो ट्रीटमेंट यही। आगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, सेल्स दिया है, परचेज दिया। It was not possible for the management to take stock. It was not possible for the management to take stock, but normal rate of gross profit for the department concerned 40, 30 and 20% on sale. मतलब ये बता दिया गया है कि नॉर्मली कंपनी जो है अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेट 30, 40, 30 और 20% तीनों डिपार्टमेंट का चार्ज करती है। मतलब वो अपना ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट मानती है? डिपार्टमेंट ए मानता है 40%, डिपार्टमेंट बी मानता है 30% और डिपार्टमेंट सी मानता है 20%। किसका? सेल का। ऐसा तो आप लोग कई बार ट्रीटमेंट पढ़े हो ना, ग्रॉस प्रॉफिट का जब परसेंटेज दिया रहता है तो हम लोग सेल पर ही निकालते हैं। Indirect expenses ₹1350 which is to be distributed in the ratio of gross profit earned. Indirect expenses को किस रेशियो में हम लोग को बांटना है? ग्रॉस प्रॉफिट के रेशियो में बांटना है। 10% depreciation on plant and machinery to be apportionment on the basis of turnover. क्या बता सकते हो टर्नओवर का मतलब क्या होता है? What is the meaning of turnover? कितना बार हम लोग का सेल्स टर्नओवर को हम लोग नॉर्मल मीनिंग्स में सेल्स बोलते हैं। तो कहीं जगह पर सेल वर्ड यूज होता है और कहीं पर टर्नओवर वर्ड यूज होता है। तो टर्नओवर का मतलब भी आप क्या समझेंगे? तो यहाँ लिख दिया है कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% देना है और उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट में किस रेशियो में बांटना है? तो वो है टर्नओवर, मतलब सेल्स रेशियो में बांटना है। डेटर्स ऑन 30 जून ये क्लोजिंग डेटर्स है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, क्लोजिंग कैश है और क्लोजिंग बैंक बैलेंस है। प्लांट एंड मशीनरी रिमेन एज इट वाज, मतलब प्लांट एंड मशीनरी में कोई परचेज कोई सेल नहीं हुआ है, बट डेप्रिसिएशन हम लोग को देना है। मतलब कई बार आप लोग ये पढ़ते हो ना, प्लांट एंड मशीनरी रिमेन एज इट वाज, तो आप सोचते हो नहीं जो बैलेंस शीट में दिया वही लिख देंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। नहीं, इसमें आप कहने का मतलब है ड्यूरिंग द ईयर नो एडिशन नो सेल, लेकिन डेप्रिसिएशन हम लोग को देना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है डेप्रिसिएशन 10% देना होगा। He has draw 1500 during the period for his personal expenses. क्या बोलेंगे इसको? ड्रॉइंग। इसको क्या वर्ड बोलते हैं हम लोग? तो आपके पास कुछ बैलेंसेस दिए हैं एंड ऑफ द ईयर, आपके पास रेट ऑफ जीपी दिया है, आपके पास पिछले साल का एक बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। ये बैलेंस शीट है जो इस बिजनेस का लास्ट ईयर का बैलेंस शीट। अब आपको बोला गया है बनाने के लिए 6 महीने का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम लोग तो फाइनल अकाउंट ही बनाना सीख रहे थे अभी तक और अभी भी वही सीख रहे हैं फाइनल अकाउंट। तो चलिए हम लोग इस सब का फाइनल अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सम नंबर 9 है। कितने डिपार्टमेंट है? एक नहीं बनेगा, दो भी नहीं बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम है ए बी एंड सी।
ओके, सबने ड्रॉ कर लिया। वैसे हम लोग को मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या लिखते हैं, परचेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो हम पहले से लिख लेते हैं, सेल्स दिया हुआ है एंड क्लोजिंग स्टॉक। कुछ चीज हमको पहले से मालूम है, हम लोग ने फॉर्मेट में पहले से लिख लिया। वैसे एग्जाम में आप ऐसा नहीं करोगे, सवाल पढ़ते जाओगे पोस्ट करते जाओगे। यहाँ पर हम आपको इस तरह से बता दे रहे हैं क्योंकि सवाल पढ़ने के बाद हमको एक जानकारी हो गया कि क्या क्या चीज हेडिंग में जाएगा और वो क्या क्या वहां पर है। सबने लिख लिया, अब आप सब में देख सकते हो। पिछले साल का जब बैलेंस शीट दिया है और उसमें जो ये स्टॉक दिया है, इस स्टॉक को बोलेंगे नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट डिस्क्राइब कर देते हैं, कहां कहां पोस्ट करोगे पिछले साल का बैलेंस शीट। पहला क्रेडिटर्स है, फिर से बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि क्रेडिटर्स ना तो ट्रेडिंग में जाता है ना ही प्रॉफिट एंड लॉस में। कैपिटल है, ये भी वापस कहां जाएगा, बैलेंस शीट। कैश इन हैंड, ये दोनों ही बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। इससे रिलेटेड आपके पास क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड का, कैश एट बैंक का और डेटर्स का, उनको लिखेंगे। इन बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करेंगे। सिमिलरली क्रेडिटर्स का भी बैलेंस दिया हुआ है, इस बैलेंस को नहीं ट्रांसफर करेंगे, हेड्स जाएंगे बट इसका बैलेंस नहीं करेंगे। स्टॉक ये कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में देंगे, अभी ओपनिंग स्टॉक बोल के, तो ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। मशीनरी जो है वो हमारे बैलेंस शीट। तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें से क्या क्या चीज हम बैलेंस शीट में लेंगे और क्या नहीं लेंगे। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जो सवाल हम बता रहे हैं वैसा ही आएगा, बट आपको कंसेप्ट समझ के रखना है। तो ध्यान रखिएगा, पहला आप कैपिटल ट्रांसफर कीजिएगा बैलेंस शीट में, और दूसरा फिक्स्ड एसेट्स ट्रांसफर कीजिएगा, और तीसरा फिक्स्ड लायबिलिटी ट्रांसफर कीजिएगा। ये तीन ही चीज हमारे बैलेंस शीट में जाता है। पूरा पिछले साल के बैलेंस शीट से डायरेक्ट जंपिंग टू द न्यू बैलेंस शीट। बट इसके अलावा क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और डेटर्स, इन सबका जो बैलेंसेस रहेगा एंड ऑफ ईयर वो जंप करेगा, ये बैलेंसेस जंप नहीं। ठीक है, बचा स्टॉक, तो ये डायरेक्ट जब कहां करेगा, कहां जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले लिख लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, लिखिए ए डिपार्टमेंट में 5000, 6000 एंड 2500। नेक्स्ट आइए, हाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, लिख लीजिए 2000, 1250, 650। सेल्स लिख लीजिए 12,500, ये 10,000 होगा, एक जीरो मिसिंग है, एंड 5,000। परचेज लिख लीजिए 6,000, 5,000, 4,000। आप लोगों को तो बनाना आता ही है ना, तो हमको लिखना जरूरी नहीं है, तो आप लोग समझ में आ रहा है सबको। तो अब और क्या बचा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। हाँ, आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, परसेंटेज दिया है 40%, 30%, 20% ऑन सेल। आपके पास सेल मालूम है, निकाल लीजिए परसेंटेज और ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे लिख लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट के सामने लिखिए ए डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट का सेल कितना है,
12,000, उसका 40% निकाल लीजिए, कितना होता है? 5,000। तो लिख लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट 5,000। बी का सेल कितना है? 10,000, उसका 30% निकाल लीजिए। और सी का कितना है? उसका 20% निकालिए। अब आप उसको बैलेंस कीजिए और बैलेंस करके क्लोजिंग स्टॉक निकालिए। हाँ, एक हाँ बोलिए, ए का कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 5,500, 5,250, 3,000, 315। ये था मिसिंग फिगर। तो कभी कभी आप लोगों को डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में मिसिंग फिगर्स का भी पैटर्न दे सकता है। इसमें हमने दो वैरायटी का सम किया है, एक आपको करवा देंगे और एक आपको होमवर्क दे देंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लीजिए। 5,000, 3,000, 1,000। टोटल आप लोग कर लीजिएगा अपने आप। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया सबको? याद आएगा ना? 4 महीने तक तो याद करके रखिए, उसके बाद भले ही भूल जाइएगा। मेरे को नहीं, सम के लिए बोल रहे हैं। तो बोलेंगे आपको भी 4 महीने तक याद रहेंगे, उसके बाद याद नहीं। चलिए, अब हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1350 दिया हुआ था और बोला था कि 1350 को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में बांटिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्या है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? 5:3 बांट दीजिए। 5:3:1 में 1350 को। कितना? बी का 750, 450। स्टॉक रिजर्व कितना परसेंट बोला था? स्टॉक रिजर्व 10%। किसका स्टॉक रिजर्व 10%? हम किसका फाइंड करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। कितना आया क्लोजिंग स्टॉक? 5,500 ए का है ना, इसका 10% निकाल लीजिए। बी का निकाल लीजिए, सी का निकाल लीजिए। ये था स्टॉक। ये थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा, मार्क करके रखिए, ठीक है? अपना सिंबल दे दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, जब रिवीजन कीजिएगा तो इस पर फोकस ज्यादा रखिएगा, क्योंकि बाकी चीज आप पढ़ के बना लीजिएगा। ये स्टॉक रिजर्व उस समय दिमाग में नहीं आया कि स्टॉक रिजर्व का क्या मतलब है, क्या ट्रीटमेंट है, तो ज्यादा नुकसान होगा। डेप्रिसिएशन
10% डेप्रिसिएशन बोला गया है। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, और प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 16,000। बताइए कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 16? नहीं, क्यों आदित्य? नहीं, क्यों? 825। क्यों भाई? क्योंकि 6 महीने का फाइनल अकाउंट, तो टाइम पीरियड के हिसाब से 6 महीने का फाइनल अकाउंट है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन। चलिए 6/12 820। अब 825 तीनों डिपार्टमेंट में किस रेशियो में बांटेंगे? तो हमने पढ़ा था, क्या रेशियो था? टर्नओवर। टर्नओवर मींस सेल्स। कितना है सेल्स तीनों डिपार्टमेंट का? 12,500, 10,000, 5,000। रेशियो बनाइए, क्या रेशियो होगा? क्या रेशियो होगा? 5:4:2, यही तो रेशियो होगा। 5:4:2 कैसे आया? 5:4:2 नहीं समझ में आया तो छोटा कर लीजिए, लीजिए 5:4:2 आएगा। 2500 से डिवाइड कीजिए, 2500 इंटू 5, 2500 इंटू 4, 2500 542 आया। डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, 825 को बांटिए 542 में। ये सब कैलकुलेशन आप लोग अपने आप कीजिए, तभी आप लोग सीख सकोगे, एग्जाम में भी आपको काम आएगा। 375, 300, ओके। नेट प्रॉफिट निकालिए। किसका 150? 225 करेगा 150, ओके। अब निकाल लीजिए नेट प्रॉफिट। ए का बोलो पहले। 3325, 1725, ओके। अभी तक आप लोग में किसी को कुछ नहीं समझ में आया, इसमें कुछ नहीं, मतलब कहीं कहीं जगह प्रॉब्लम हो रहा हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी इफेक्ट आप पूछ सकते हो। मतलब सबको समझ में आ गया, ओके। अब आइए बैलेंस शीट ड्रॉ कीजिए। बैलेंस शीट 30 जून का बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट बनाना हो तो आपको पिछला बैलेंस शीट जैसे दिया है वैसा ही प्रेजेंट करना है, बस और कुछ नहीं। जैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर्स, तो आप भी लिख लीजिए क्रेडिटर्स। कितना? तो आपके पास एंड में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन में, यहां लिखा हुआ है डेटर्स ऑन 30 जून, क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है? 25, लिख लीजिए 2500।
डेटर्स, तो डेटर्स लिख लीजिए एसेट साइड में 7500, कैश इन हैंड 750, कैश एट बैंक 7500, मालूम है ना कहां कहां लिखना है लायबिलिटी की एसेट्स में। प्लांट एंड मशीनरी 16500 था और उस पर डेप्रिसिएशन हमने दिया था कितना 10% 6 मंथ का 820 875 पे 825 लेस कर दीजिए 16500 लेस 825। कैपिटल कैपिटल दिया हुआ है 37500, इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, लिख लीजिए लायबिलिटी में कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट, तीनों डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट को जोड़ लीजिए, जोड़ के टोटल जोड़ लीजिए। लेस ड्राइंग्स 1500, ड्राइंग्स दिया हुआ है सम्स में 1500, तो लेस कर दीजिए कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। बोलिए कैपिटल लिखा हुआ है 37500, उसमें ऐड कीजिए डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट और लेस कीजिए ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स 1500 है। तो टोटल कितना हो जाएगा नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स करने के बाद कितना आएगा 37500, तो कैपिटल ही है 40,435 41,435। अब बैलेंस शीट मिला लीजिए, देखिए मिल रहा है कि नहीं। हाँ एक चीज और है क्या, क्लोजिंग स्टॉक लिखिए, क्लोजिंग स्टॉक लिखिए तीनों डिपार्टमेंट का, एसेट साइड में लिखिए क्लोजिंग स्टॉक। आप लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट में फाइंड किया था, ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए फाइंड किया था, उस क्लोजिंग स्टॉक को लिख लीजिए, तीनों का क्लोजिंग स्टॉक लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बैलेंस शीट में देखिए ए का बी का सी का। कौन सा अमाउंट लिखेंगे, ये वाला अमाउंट नहीं लिखेंगे, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आया क्लोजिंग स्टॉक वो अमाउंट लिखना है, और उसमें से लेस करेंगे स्टॉक रिजर्व। कितना है तीनों को जोड़ने से 13,900 आया, उसमें से लेस कर दीजिए 1390 10% स्टॉक रिजर्व, लेस स्टॉक रिजर्व 12510, ये क्लोजिंग स्टॉक आएगा। नहीं मिलना चाहिए बैलेंस, मैच हो गया। कुछ चीज छूट गया लगता है, मतलब इस तरह के सम्स का बैलेंस शीट बनाना हो तो आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का बैलेंस दिया रहेगा, प्रीवियस बैलेंस शीट से फिक्स एसेट्स फिक्स लायबिलिटी लेना और कैपिटल लेना, बाकी जो एडजस्टमेंट देगा डेप्रिसिएशन का तो एसेट से लेस कर देंगे, स्टॉक रिजर्व दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक से लेस कर देंगे। तो कभी कभी इस टाइप का छोटा सा छोटा सम्स है, ज्यादा मेहनत नहीं है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। मिल गया, सबका मिला। तो आपको मिसिंग फिगर्स रहा, अगर किसी भी सवाल में
रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे दे तो समझ लीजिएगा ट्रेडिंग अकाउंट से आपको या तो ओपनिंग स्टॉक निकालना है, या परचेज मिसिंग है, या सेल मिसिंग है, या क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग, कोई एक चीज हेड मिसिंग पक्का है। तो ये इस पॉइंट पर इस सब को ध्यान रखना होगा। चलिए सम नंबर 10 होमवर्क में लिख लीजिए। अभी जो हमने सम बताया इसी पैटर्न का सम है सम नंबर 10। ये होमवर्क, घबराइएगा मत, होमवर्क हम दिए जा रहे हैं, बुक आपको बहुत जल्दी मिलेगा, तब ये होमवर्क बनाइए, तब तक एंजॉय कीजिएगा। अब आपको इस साल जो पेपर में सम्स मिलने वाला है वो बताने जा रहे हैं। ये सम्स फेवरेट सम्स है मेरा, नहीं, जो पेपर सेटर होता है नहीं, ये कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, हर 2-3 साल में एक बार ये आया, लास्ट 10 से 12 साल में 3 से 4 बार आ गया। एक सवाल हम आपको बना के दिखाएंगे और एक सवाल आप लोग मेरे को अभी बना के दिखाओ, इसलिए इस सवाल को बहुत ध्यान से समझ के कीजिए। तो पहले समझ लीजिए क्या है। 3 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट ए, बी और सी। तीनों डिपार्टमेंट ने परचेज किया है 4000, 8000 और 9600 यूनिट्स, वैल्यू नहीं। और इन तीनों यूनिट्स को खरीदने में उनका पर यूनिट किसका, कौन से डिपार्टमेंट का कितना है ये नहीं दिया, नहीं लिखा है यहाँ पर एट द रेट ऑफ कितना, एट द रेट ऑफ कितना, एट द रेट ऑफ, लेकिन जितना भी हो उनका टोटल कॉस्ट कितना लगा है, तीनों डिपार्टमेंट का मिला। मतलब एक तरह से समझा जाए तो मैजिक आपको समझना है कि यहाँ कौन सा रेट लिखे, यहाँ कौन सा रेट लिखे, यहाँ कौन सा रेट लिखे, कि इनटू करने के बाद टोटल कितना आना चाहिए। एक बात क्लियर हुआ। ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का दिया हुआ 480, 320 एंड 608। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर डिपार्टमेंट ए का यूनिट्स, बी का यूनिट्स और सी का यूनिट्स दिया है, लेकिन ये भी बताया है कि तीनों डिपार्टमेंट ने किस रेट में बेचा है। अगर ए डिपार्टमेंट ने अपना प्रोडक्ट 24 रुपए में बेच रहा है तो आप एक चीज आपको समझ में आता होगा कि इसका जो गुड्स का खरीदने का दाम है वो 24 रुपए से कम होगा, मस्ट है, तभी तो प्रॉफिट होगा। जो बी डिपार्टमेंट का 27 से कम होगा और सी डिपार्टमेंट का, बट होगा कितना मालूम। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज सेम इन ईच केस। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मतलब अगर आप बोलते हो मेरा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% है तो तीनों डिपार्टमेंट के लिए 20%। अगर आप बोलते रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% है तो तीनों डिपार्टमेंट के लिए 25%। तो ये लाइन का मतलब हुआ तीनों डिपार्टमेंट का रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज सेम। टोटल डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस इज 48,000। तीनों डिपार्टमेंट का मिला के 48,000 का एक्सपेंसेस है, जिसको आपको बांटना है तीनों डिपार्टमेंट में 1:2:2। ये तो बहुत सिंपल है। आपको बोला है सिर्फ प्रिपेयर ओनली ट्रेडिंग अकाउंट, बहुत छोटा सा ओनली ट्रेडिंग। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए जो हमको फिगर चाहिए, ना तो ओपनिंग स्टॉक का फिगर दिया है, ना परचेज का फिगर दिया है, और सेल का फिगर हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास यूनिट्स भी दिया है और वैल्यू भी, रेट भी दिया हुआ है। तो सिर्फ अकेला सेल्स का फिगर मालूम है, बाकी कोई फिगर नहीं। अब आप बताएं क्या करना चाहिए। अभी जैसे आपको हमने कोई रास्ता नहीं बताया कि किस रास्ते से इसको निकाला जाए, आपका ओपिनियन क्या कहता है वो पहले जाए। आप किस रास्ते से निकालने का सोचोगे। रेट, कौन सा रेट, डिपार्टमेंट ए का परचेज रेट,
डिपार्टमेंट बी का परचेज रेट और डिपार्टमेंट सी का परचेज। बोलो 4 लाख का रेशियो, क्या रेशियो बनाएंगे बोलिए, रेशियो किसका बनाएंगे आपके अनुसार? 4000, 8000 और 9600, इसका रेशियो, इसका बोल रहे हो ना? ठीक है, चलिए अगर हम इसका रेशियो बनाते भी हैं तो एक एक जीरो तो कैंसिल कर देते हैं और एक जीरो कैंसिल हो जाएगा ना, और छोटा हो सकता है 20, 40, 48, और छोटा हो सकता है 10, 20, 24, और छोटा हो सकता है 5, 10, इससे तो छोटा नहीं हो सकता। अगर इस रेशियो में हम बांटेंगे तो बताइए ए डिपार्टमेंट का आपका परचेज कॉस्ट आ जाएगा, यही तो बात है। क्या रेशियो आना चाहिए कैलकुलेटर तो आप लोग के पास है? 5 + 10 + 12 कितना हो गया? 27 हुआ ना? 4 लाख को डिवाइड कीजिए 27 से, इंटू कीजिए 5 से, कितना? 74074, ये हमारा पहला का परचेज कॉस्ट आया। अब यूनिट कितना खरीदा है? 4000 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा, यही तो बात है। चलिए मान लिया आपने ये सही निकाल लिया, आपके पास यहाँ क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, इसका क्या रेट होगा उसका तो आपने निकाल लिया, इसका रेट क्या होगा? कुछ तो दिया नहीं है, इसका भी टोटल कॉस्ट नहीं दिया, देता तो निकाल सकते थे। लेकिन आपको एक पॉइंट याद रखना है, स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट, ये आप लोग जानते हो अकाउंट्स में ना, हम जब भी अपना स्टॉक वैल्यूएशन लगाते हैं तो कॉस्ट प्राइस पर लगता है, मार्केट प्राइस पर नहीं। परचेज जब भी गुड्स खरीदते हैं कॉस्ट प्राइस पर आता है, मार्केट प्राइस पर नहीं। जो स्टॉक मेरे पास बच जाता है क्लोजिंग स्टॉक, वो भी कौन से प्राइस पर होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस पर होना चाहिए। दैट मींस ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट, लेकिन सेल आर वैल्यूड एट सेल प्राइस, नॉट कॉस्ट प्राइस। तभी तो मेरा प्रॉफिट होगा। अगर जो गुड्स हम 10 रुपए में खरीद रहे हैं और 15 में बेचेंगे तभी तो मेरा 5 रुपया प्रॉफिट होगा। और जो 10 रुपए में खरीद रहे हैं अगर पूरा गुड्स नहीं बिका तो उसमें से जो बच गया क्लोजिंग स्टॉक वो भी तो 10 रुपए के दाम से ही तो बचेगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे परचेज यूनिट का जो रेट है क्लोजिंग स्टॉक का रेट भी वही होगा और ओपनिंग स्टॉक का भी रेट वही होगा। तो आपके अनुसार अगर हम यहाँ पर रेट निकाल लें तो जो रेट यहाँ आएगा वही रेट मेरा किसमें होगा? ओपनिंग स्टॉक में होगा। यही तो कहने का मतलब है। चलिए आपका बात वो भी हम मान लें। क्या यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया है? यूनिट्स में दिया हुआ है, जैसे ओपनिंग यूनिट दिया था, क्लोजिंग यूनिट दिया है? नहीं दिया है। क्या आप निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो? चलिए क्या कैसे फाइंड करोगे? हाँ बोलो कैसे? पहले वाले समय वैल्यू था, इस सवाल में वैल्यू नहीं दिया। यूनिट्स निकाल सकते हो, क्लोजिंग यूनिट्स कितना बचा हुआ है? कुछ आइडिया है? निकाल सकते हो कैसे? ठीक है, सेल्स यूनिट दिया हुआ है और क्या करना चाहिए? परचेज यूनिट भी दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक भी, ओपनिंग यूनिट्स भी दिया हुआ है। तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला बनता है, ओपनिंग यूनिट्स प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग यूनिट्स इज इक्वल टू सेल, बनता है। और अगर सेल मालूम है, ओपनिंग मालूम है, परचेज मालूम है तो क्या फाइंड हो जाएगा? तो हम क्लोजिंग यूनिट्स तो निकाल सकते हैं लेकिन हमको उसका भी रेट, तो हमको यहाँ पर सिर्फ एक चीज का वैल्यू मालूम है, वो है परचेज,
इसका 4 लाख वैल्यू है, ना तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया है ना क्लोजिंग स्टॉक का दिया है, तो हमको उस दोनों से मतलब भी नहीं है। अभी हम सिर्फ परचेज का रेट निकाल लें तो हमारा सब समस्या हो जाएगा। और परचेज का रेट जो आपने जो तरीका लिया वो तरीके से नहीं लिखते हैं। बताइए, कुछ क्लू लग रहा है? हाँ बोलिए। हाँ ठीक बात है, तो कितना चार्ज करेंगे सेल्स पर? आइडिया दीजिए। देखिए, मैं तो वो जानता हूँ जो मैं जिस रास्ते पे चला हूँ और जो हमेशा बताते आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरे को कुछ नया चीज सिखाओ, तो समझ में आए कि हाँ अच्छा बात है, हम भी सीखेंगे। नहीं तो जो रास्ता मैं बताऊंगा फिर आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताइए, मेरे पास ना तो ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है। इस सवाल के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, जनरल सेंस। अगर मेरे पास कोई भी स्टॉक नहीं है, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, हम गुड्स खरीदते हैं और तुरंत बेचते हैं, तो मेरे पास कोई भी स्टॉक नहीं बचता। तो आप बताइए, जब हमने गुड्स खरीदा और उसको हमने बेचा तो कितने में बेचेंगे इस सम के अनुसार में? जो गुड्स हमने खरीदा, अगर मान लीजिए ए को हमने 4000 यूनिट्स खरीदा, तो इस 4000 यूनिट्स को हम कितने में बेचेंगे, किस प्राइस में बेचेंगे? 24 में, रेट दिया ना। तो 24 में अगर हम बेचेंगे तो मेरे को कितना रुपया मिल जाएगा? 96 मिल जाएगा। अगर हम 8000 यूनिट्स को बेचेंगे तो किस रेट में बेचेंगे? 27 रुपए में बेचेंगे। कितना हो जाएगा? 2,16,000। और अगर हम 9600 यूनिट्स को बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 30 में। कितना हो जाएगा? तो अगर हम इस तीनों यूनिट्स को खरीदे और बेच दे तो मेरे पास कितना पैसा आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 6 लाख आ जाएगा। अगर मेरे पास 6 लाख आ जाता है, जो यूनिट्स खरीदा और बेचा, खरीदने में कितना कॉस्ट लगा था, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 लाख का हुआ। प्रॉफिट 2 लाख का हुआ, तो रेट ऑफ जीपी बोलिए कितना होना चाहिए? क्या फॉर्मूला होता है? जीपी बाई सेल्स इनटू। जीपी कितना है? 2 लाख। सेल कितना है? 6 लाख इनटू 100, 33.33%। इसका मतलब मेरा रेट ऑफ जीपी 33.33% है। और आपके सवाल में बोला था कि रेट ऑफ जीपी जो है वो हमेशा तीनों में क्या होना चाहिए, मतलब तीनों का रेट ऑफ जीपी कितना होना चाहिए? 33.1/3% होना चाहिए। अगर मैं हम ये बोलें कि तीनों का रेट 33.1/3% है ऑन सेल, तो क्या आप बता सकते हो ए डिपार्टमेंट का एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है? कितना था एक ए डिपार्टमेंट का सेलिंग प्राइस? एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना था? 24 रुपया। बी का कितना था? सी का कितना था? 30 था। उस पर प्रॉफिट कितना परसेंट है? 24 रुपए का निकालिए 33.1/3%, 7 पॉइंट मतलब 8 हो गया। क्या 8 हुआ? इसका 9, इसका 10 हुआ। इसका मतलब 24 रुपया अगर मेरा सेल प्राइस है, उसमें प्रॉफिट 8 रुपया है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 16 रुपए। मतलब 16 रुपए का गुड्स हम 24 रुपए में बेच रहे हैं। ये कितना हो गया? 18 रुपए का गुड्स हम 27 में बेच रहे हैं। ये कितना हो गया? 30 रुपए का गुड्स हम 30 में। तीनों का रेट ऑफ जीपी सेम है, प्राइस ऑफ जीपी सेम नहीं है, 8 रुपया, 9 रुपया और 10 रुपया, बट तीनों का रेट ऑफ जीपी क्या हमारा? आप बोलोगे ये बात हम मान लेते हैं, यहाँ सब कुछ सही है, फिर भी मन में कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा होगा कि ऐसा कैसे आ गया, क्या आ गया, तो हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। इसका कॉस्ट प्राइस कितना है?
कितना यूनिट्स इसने खरीदा था, कितना हो गया कॉस्ट प्राइस, इसने कितना यूनिट्स खरीदा था 8,000, कितना हो गया, और इसने कितना यूनिट्स खरीदा था 9,600, 1,90,000, तीनों को जोड़िए, क्या लगा रहा है, यह होता सवाल में 4 लाख ना, इसका मतलब है तीनों का प्राइस सही है। तो इस पूरे सवाल का बेसिक जो पॉइंट पकड़ के रखना है कि ऑल परचेज यूनिट्स आर सोल्ड, तो उसका सेल प्राइस कितना होगा, परचेज प्राइस मालूम है तो डिफरेंस को जीपी निकालेंगे, उस जीपी से रेट ऑफ जीपी निकालेंगे और रेट ऑफ जीपी से पर यूनिट कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। यही एक रास्ता है इसका सॉल्यूशन। और आप कोई भी एवरेज मेथड लगा लीजिए, एवरेज रेट निकाल लीजिए, कहीं अप्रोप्रिएट नहीं। तो ये बात मेरा समझाने का था, बनाएंगे कैसे वो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए कॉपी निकाल लीजिए और लिख लीजिए, 11 है ना, assume that all purchase units are sold out at current selling price. ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी हमने परचेज किया है उसको करंट सेलिंग प्राइस पर बेच दे रहे हैं। तो अब यहाँ लिख लीजिए डिपार्टमेंट ए बी सी, क्वांटिटी 4,000, 8,000, 9,600, रेट 24 रुपया, 27 रुपया, 30 रुपया, अमाउंट 96,000, 216, 288, 6 lakhs, less cost of purchase 4 lakh, profit 2 lakh, percentage of profit on sale GP by sale into 100, GP is 2 lakh, sale 6 lakhs into 100, 33 1/3%। क्या बता सकते हो उसका फ्रैक्शन कितना लिखते हैं, आपको बताया था हमने 1/3। क्या मालूम है आप लोग को, मालूम है ये 1/3 कैसे आया, नहीं आया पूछोगे बताएंगे हम, इन लोग को पहले बता दिए। 33 1/3%, 33 into 3 कितना हुआ 99 प्लस 1 100/3 और परसेंटेज है तो क्या हो जाएगा 100/3 इंटू परसेंटेज है तो नीचे 100 लिखते हैं और ये कैंसिल हो गया तो 1/3 तो सीधा 1/3 हम लोग बोल सकते हैं। देखिए छोटा छोटा चीज है, पहली बार आप लोग इंटरेक्ट मेरे साथ पहली बार हो तो हम चाहेंगे कि वो छोटा छोटा चीज बता दें, एक बार 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 करें। नाउ तीनों प्रोडक्ट का सेल प्राइस माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तीनों का सेल प्राइस दिया हुआ है और उसमें से 1/3 24 रुपए का 1/3 8, इसका 9, इसका 10, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 16।
ये वर्किंग पार्ट आपको सबसे पहले कर लेना है। बोले अभी भी कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। तो क्लियर, सबने नोट कर लिया और कॉपी करने में फटाफट एकदम। अब हम लोग सेकेंड वर्किंग नोट क्या बनाएंगे? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तीनों डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स कितना है, सब में आना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स है 480, 320, 608। तो आप लिख लीजिए 480, 320, 608। रेट क्या है? अभी अभी निकाला है 16, 18। अमाउंट निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए, $7,680, 5760, 12। परचेज डिपार्टमेंट ए का है 4000, बी का है 8000 और सी का है 9000। रेट 16, 18, वैल्यू निकाल लीजिए, 64,000, 1,44,000। सेल्स, तीनों डिपार्टमेंट का सेल्स भी निकाल लेते हैं। सेल तो दिया हुआ था, कितना यूनिट सेल किया है? 4080, 7680 एंड 9984। लिख लीजिए 4080, 7680, 9984। 4080, रेट क्या लगाएंगे? दिया हुआ है 20, कितना दिया हुआ है? 24, 27, 30। मल्टीप्लाई कर 97,920, 207,360, 299,5। इस बैच में एक यही अच्छा खासियत है, यूनिटी बहुत अच्छा है। कोई अगर ए डिपार्टमेंट का कैलकुलेशन कर रहा है तो दूसरा कोई बी का कर रहा है, तो कितना फास्ट कैलकुलेशन हो गया। गुड। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला बताया थे ना, लिख लीजिए, सेल्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बताइए ए डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 480। 640,
जिसको ये चीज नहीं समझ में आया कैसे आया रुकता आपको नहीं, हमने फॉर्मूला यहाँ लिखा है ओपनिंग स्टॉक, ए डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक कितना है, यह ए डिपार्टमेंट का परचेज ये है, दोनों को ऐड कर लीजिए, और ए डिपार्टमेंट का सेल ये है, माइनस कर दीजिए, अमाउंट से नहीं लेना, नहीं क्वांटिटी, क्योंकि तीनों का रेट तो हमको मालूम है ना 16, 18 और 20 है, क्वांटिटी निकालना, ठीक है बोलिए 400 आ रहा है ना, 480 प्लस 4000 अब माइनस 4080 सही है 400, डी का सही है सी का सही है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर फोर डबल जीरो, इतना ज्यादा तो नहीं है, एक ही जीरो होना चाहिए लास्ट में ना, वो तो बोले इतना बेसिक तो नहीं होना चाहिए, अगर आपके पास चारों वैल्यू निकल गया तो आप ट्रेडिंग अकाउंट तो बना ही सकते हो, और जहां वहां पर एक्सपेंसेस दिया हुआ था 1:2 में बांटने के लिए वो भी बांट देंगे, तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो आपका बन जाएगा ग्रॉस। सवाल बनाने में आसान, मतलब ये वर्किंग पार्ट बनने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आसान है, बट ये वर्किंग पार्ट ही आपको, इसका लॉन्जिविटी कितने दिनों तक का है, मतलब ये सवाल आपको कितने दिनों तक मेमोरी में रहेगा ये बताइए। ये सम जब मैंने पढ़ा था पहली बार, पहले के जब मैं पढ़ता था उस समय कॉलेज में तब आता, ये सवाल बुक में हमने एग्जाम्पल के मेरे को किसी ने बताया नहीं था, इसका एग्जाम्पल सॉल्यूशन मैंने पढ़ा था, जब मैंने पहली बार जब वो पढ़ा ना वो ट्रिक परचेज वाला, वो ऐसा मेरे दिमाग में आया क्योंकि मेरे को तब से ये इस टाइप का सवाल देखते ही क्वेश्चन पेपर में आपके अगर आ जाएगा और देख लेंगे ना तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये पढ़ाया हुआ सवाल आ गया, और होता है वैसा ही है, और केवल आपके ग्रेजुएशन का ही बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, इवनली कई जगह ऐसे हुए हैं कि दूसरे यूनिवर्सिटी का पेपर भी अगर मैं देखता हूँ ना तो समझ में जाता है, और ये भी नहीं आपको इंटर सीए इंटर अगर आप पेपर लाओगे ना तो मैं दिखा दूंगा कि ये सवाल आया है, सेम सवाल नहीं बोल सकते हैं, यूनिट चेंज कर सकता है बट लॉजिक एंड टेक्निक से, तो ये सवाल आप एकदम दिमाग में सेट कर लो, चाहे वो आप लोग प्रोफेशनल कोर्सेज करोगे आगे आपको ये जरूर पढ़ना है और जरूर मिलेगा, और मेरे ख्याल से लगता है कि आप लोग के दिमाग में भी एकदम सुई की तरह चला गया, इंजेक्शन लग गया इसमें, वैक्सीनेट हो गया, ठीक है। अब देखना है कि इस वैक्सीन का असर अभी है कि नहीं, फिलहाल तो टेस्ट कर लें, आ रहा है धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, चलिए देखना है कि किसके दिमाग में इस सम्स का वैक्सीनेशन कितना तेज दवा आपके दिमाग में शरीर में असर कर रहा है, फटाफट निकाल के बताइए मेरे को, सवाल ये दिया हुआ है, हमने जो 2 वर्किंग बनाया ना सिर्फ आप लोगों को 2 वर्किंग बना के दिखा,
नीचे दिया है। अच्छा ये बताओ कि हर सवाल आपको वैसा ही मिलेगा जो हम करवाए हैं? ये तो जरूरी नहीं है ना। मतलब आपको एक पैराग्राफ पढ़ा दिया और उसमें कहीं कॉमा था, दूसरा पैराग्राफ पढ़ा है, कॉमा नहीं है वहां पर। ये आपका सेम सवाल नहीं है, कॉमा नहीं दिख रहा है वहां पर, तो कॉमा होना चाहिए। है भाई, और संभाल के ऐसे ग्राउंड फ्लोर है कोई बात नहीं, फर्स्ट फ्लोर में पढ़ा रहे होते और नाचने का बात आता है तो इधर के मेरा फ्लोर का डीजे वाला था।
क्या रेट आ गया? क्या रेट आया? 20% रेट ऑफ जीपी। तो कितना हो गया? 16 रुपया, 20 रुपया और 24 रुपया। 16, 20, 24। ये तो सचिन नहीं समझ में आया, तो दोनों इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और किसको नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया। इसमें परचेज यूनिट दिया है, हमने वहां क्या एज्यूम माना था कि जो भी परचेज करेंगे उसको उस प्राइस पे बेच देंगे जो प्राइस दिया हुआ नीचे। तो लिखिए वहां पर तीनों डिपार्टमेंट का परचेज यूनिट लिखिए और उसका सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कीजिए। हो गया, तो उसका वैल्यू निकालो, हो गया ना, बस ठीक है। बाकी ट्रेडिंग पेल अपना बना लो। आपका निकला, निकालिए तो बस, इसके आगे तो आप बना ही सकते हो ना, नोट डाउन कर लो यूनिट्स वगैरह है। इसमें सेल यूनिट्स नहीं दिया है, कैसे निकालोगे सेल यूनिट्स? तो ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, बस इसको हम लोग कर देगा। हाँ सचिन देखा, परचेज यूनिट्स लिख लिया, प्राइस लिखा हुआ है 20, 25, 30, मल्टीप्लाई कर लो, टोटल कितना आया? एक लाख 15,000 लेस 92,000 कॉस्ट प्राइस दिया परचेज का, तो लेस कर दीजिए 92,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा। $23,000। अब आप रेट ऑफ जीपी निकालिए, 23,000 डिवाइडेड बाई 115,000 into 100, 23,000 डिवाइडेड बाई 1,15,000 into 100, निकाल लीजिए कितना रेट ऑफ जीपी आएगा। आप लोग का बन गया मुझे। अब ये सवाल मेरे ख्याल से लगता नहीं आप लोग भूलोगे लाइफ में, क्योंकि इसका जो ट्रिक है उसमें पिछले सवाल में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया था, इसमें क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, सेल नहीं दिया, ऐसे ही आपको मिसिंग कर सकता है, बट रेट निकालने का तरीका एक ही। अब ऐसा भी हो सकता है परचेज यूनिट्स ही ना दे, परचेज यूनिट्स ना दे, सेल दे दे, और परचेज यूनिट्स नहीं दे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दे दे। सेल यूनिट्स दिया है, ओपनिंग यूनिट्स दिया है, क्लोजिंग दिया, परचेज नहीं दिया, बट उसका वैल्यू दिया 92,000, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परचेज यूनिट्स निकालना पड़ेगा। सेल दिया रहेगा, सेल इज गिवन, जैसे इस सवाल में सेल नहीं दिया है ना, आपके पास आ सकता है एग्जाम में सेल दे देगा, ओपनिंग स्टॉक दे देगा, क्लोजिंग स्टॉक देगा, परचेज नहीं देगा, तो आपको परचेज यूनिट्स जरूरी है, तभी आप रेट ऑफ जीपी निकाल। तो वैरायटीज हो सकता है, किसी में ओपनिंग स्टॉक मिसिंग है, किसी सवाल में क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, किसी में परचेज मिसिंग होगा, तो किसी में सेल मिसिंग होगा, पर तीन इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिलेंगे, और वो जो फॉर्मूला हमने बताया ना, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सेल, वो फॉर्मूला याद रखना। कितना है सचिन? आ गया। अब आपका पहला का सेलिंग प्राइस कितना है? 20 रुपया, 20 रुपए का 20% 4 रुपया होता है, 20 माइनस 4 16 रुपीज। तो आप लोग का डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का 50% पार्ट खत्म, 50%, और उस 50% में जितना भी होमवर्क दिया है वो आप लोग बना लीजिएगा बाद में, बट उसमें से ये सवाल जरूर याद रखिएगा उस 50%। ठीक है, हम कभी भी
किसी भी समय आपके इस चैप्टर के खत्म होने के बाद टेस्ट बिना अनाउंसमेंट के दे सकेंगे, तो इस टाइप का सवाल जरूर दे सकते हैं। बार बार टेस्टिंग करते रहेंगे कि आप लोग याद किए हो कि नहीं। ओके, तो आज यहीं तक करा आप लोगों क्लास। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डिपार्टमेंटल का एक नया चीज बताऊंगा, एकदम टोटली न्यू। और वैसे एग्जाम में जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा उसी टॉपिक से ज्यादा आता है, मतलब अभी तक जो पढ़ा है उस टॉपिक से इस टाइप के सवाल ज्यादा आते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब बताएंगे तो उसके अंदर उस टॉपिक से भी आता है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।